जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन के चैनल पे। यह जो क्लास है सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स या जेनरिक मतलब खासकर ये जेनरिक वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का क्वेश्चन है धर्मपाल की उपलब्धियों का वर्णन करें। धर्मपाल का क्या क्या उपलब्धि है उनका वर्णन करना। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है। आप लोगों को सबसे पहले इनका परिचय, फिर इनके बारे में कुछ कुछ दे दीजिए और उसके बाद इसका उपलब्धि का वर्णन करके इसका निष्कर्ष लिख के खत्म करना है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इन धर्मपाल का परिचय इजी वे में देते हैं। ठीक है, धर्मपाल जी थे, ये 1700 सॉरी धर्मपाल जी धर्मपाल जो थे धर्मपाल 780 से 820 तक मतलब 780 में गद्दी पर बैठे थे और 820 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, कौन था? धर्मपाल क्या था? पाल साम्राज्य के संस्थापक थे। धर्मपाल के काल में ही त्रिपक्षी संघर्ष जो गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों वंश में जो चल रहा था वो धर्मपाल के समय में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर आधिपत्य पे जमाने के लिए किया जा रहा, मतलब कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए पाल वंश का स्रोत क्या क्या है। ठीक है, पाल वंश का जो स्रोत है वह खामीमपुर लेख है। ठीक है, वो धर्मपाल है और कोई लेखक है, और दूसरा है बादल लेख जो लिखे हैं देवपाल। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पाल वंश का जो साहित्य क्या है उसको देखिए थोड़ा। ठीक है, वो है, पहला है सांध्य कर नंदी का जो रामपाल चरित्र ने लिखे, और दूसरा है लामा तारानाथ का विवरण। लामा तारानाथ विवरण के अनुसार क्या कहता है देखिए, धर्मपाल के खालिमपुर लेख से जानकारी मिलती है कि वोपल का पुत्र गोपाल था जो पाल वंश का शासक बना था। इसने बंगाल में पाल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। मतलब जो धर्मपाल थे उनका जो खालिमपुर जो लेख था उसके अनुसार पता चलता है जो कि गोपाल जो थे ना वो बप्पल का पुत्र था और वह पाल वंश का शासक बना और वह बंगाल में पाल वंश का क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, लामा तारानाथ के विवरण से जानकारी मिली कि वह पाल जो क्षेत्रीय थे, मतलब पाल जो है राजपूत जात के थे, लेकिन जबकि अन्य शास्त्र साहित्य में इन्हें निम्न कुल का बताया गया, मतलब निम्न मतलब नीचे जाति का बताया गया। ठीक है, ये पाल वंश का थोड़ा जातीय मामला है, धर्म मामला। ठीक है, आगे देखिए, अब पाल का मूल्य निवास स्थान कहाँ था? पुंड्र था, जबकि रामपाल चरित के अनुसार पाल उत्तरी बंगाल वारेंद्री के रहने वाले थे। मतलब पाल का जो मूल निवास आपको याद रखना वो पुंड्र है। ठीक है, और इस पाल चरित्र के अनुसार यह उत्तरी बंगाल के भिनोदरी में रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए धर्मपाल का खामिर लेख क्या है। खामिर लेख के अनुसार देखिए क्या कहता है कि यह लेख बंगाल से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बंगाल से प्राप्त हुआ। यह लेख धर्मपाल का है, लेकिन इस लेख में गोपाल की जानकारी मिलती है। किसका जानकारी मिलती है? गोपाल, जो धर्मपाल का पिताजी है। ठीक है, उनका जानकारी मिलती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावे इस लेख से यह भी पता चलता है कि धर्मपाल त्रिपक्षीय संपत्ति प्रारंभ किया था, मतलब त्रिपक्षी जो युद्ध था वो धर्मपाल प्रारंभ किया था, और वह एक धर्म साहित्य शासक था, मतलब धर्म को मानने वाला शासक था, क्योंकि उसने विष्णु मंदिर को दान दिया था, मतलब धर्म मानने वाला शासक था। ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब देखिए धर्मपाल के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। वह त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रथम चरण में कौन कौन थे? ठीक है, प्रथम चरण पहला था पाल वंश जो धर्मपाल थे, दूसरा प्रतिहार वंश जो वत्सराज था, और तीसरा है राजपूत वंश में राजध्रुव था। ठीक है, राजपूत वंश को भी उपलब्धि का वर्णन करना है तो उसमें राजध्रुव के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में उपलब्ध आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये सब उपलब्धि तीनों को लिखना है। धर्मपाल का भी चल रहा है, इसका भी बताना है और इसका भी, तीनों का जेनरिक माने वाला है। ठीक है, तभी हम पाल वंश का जो कुछ युद्ध में हुआ था उसको बताते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध में देखिए क्या हुआ था कि संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने किया था। कौन किया था? वत्सराज ने, प्रतिहार वंश का। ठीक है, और कन्नौज का शासक इंद्रयुध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मतलब वत्सराज सबसे पहला युद्ध को आरंभ करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद पाल वंश का शासक धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण करता है तो वह वत्सराज को पराजित करता है।
प्रतिहार वंश के को हरा दिया। ठीक है, अब वहाँ पर धर्मपाल का अधिकार हो गया। ठीक है, फिर राष्ट्रकूट वंश का शासक राजा ध्रुव प्रतिहार वंश को राजा वत्सराज और पाल वंश का शासक धर्मपाल दोनों को प्रत्याहरित कर वापस लौट जाता है। मतलब अब धर्मपाल को भी और वत्सराज को भी हराकर राष्ट्रकूट के वंश वहाँ पर वापस लौटता रहता पराजित करके। जैसे ही राजा ध्रुव वापस लौटता है वैसे ही, ठीक है, जैसे वो युद्ध जीत कर वापस लौटता है वैसे ही धर्मपाल पुनः कनौज पर अधिकार कर लेता है और वहाँ चक्रयुध को शासक बना देता है। किसको? चक्रयुध को शासक बना देता है। प्रथम चरण में पाल वंश का शासक धर्मपाल का विजय हुआ। मतलब प्रथम चरण जो युद्ध हुआ था उसमें धर्मपाल, ये कन्नौज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, तो इसमें प्रथम चरण में धर्मपाल जीत जाता। अब द्वितीय चरण को देखिए। द्वितीय चरण में पाल वंश के तरफ से धर्मपाल ही था। अब प्रतिहार वंश का जो था वो चेंज हो गया और नागभट्ट द्वितीय आ गया। ठीक है, और राजपूत वंश का भी चेंज हो गया, वो गोविंद तृतीय आ गया। ठीक है, अब देखिए अभी कन्नौज पर चक्रयुध यानी पाल वंश का अधिकार है। अब जो द्वितीय चरण समय वो सबसे पहले यहाँ पर अधिकार किसका रहता है? पाल वंश का रहता है। ठीक है, इस समय सबसे पहले राजपूत वंश का शासक गोविंद तृतीय ने आक्रमण किया, मतलब पाल वंश पर आक्रमण किया यानी कन्नौज पे, और चक्रयुध को पराजित कर दिया। मतलब वहाँ का जो चक्रयुध को जो पाल वंश शासक बनाया था उसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसी का फायदा उठाकर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर और धर्मपाल को पराजित कर दिया। अब इसी का फायदा उठाकर धर्मपाल का पराजित कर दिया। अब देखिए, यानी द्वितीय चरण में प्रतिहारों का विजय हुआ और त्रिपक्षीय संघर्ष दोनों चरणों में युद्ध धर्मपाल के समय में हुआ था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वह दोनों चरण जो था वो धर्मपाल के समय में हुआ था। ठीक है, अब देखिए धर्मपाल का प्रमुख देन। अब धर्मपाल का क्या क्या देन है? ठीक है, धर्मपाल की उपलब्धि लिख रहे तो इसका देन भी बताना होगा। देखिए, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ में? बिहार में। ठीक है, उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ग्राम दान यानी 200 गांवों को दान दिया था। तीसरा है सोमापुर बिहार जो बंगाल में है, इसकी स्थापना यह विद्यालय का किया था। कौन किया था? ये धर्मपाल का। चौथा था बोध गया में चतुर्भुज महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कौन कराया था? ये सब ये धर्मपाल का देन है। ठीक है, इसके अलावा धर्मपाल शंकर और परम सौगन की उपाधि धारण की थी। शंकर और परम सौगन की उपाधि, ये उसका परिचय चल रहा है। ठीक है ना, उसको परिचय में इतना लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए धर्मपाल एक गुजराती कवि शोडदुल उपरा स्वामी भी कहा जाता है। मतलब धर्मपाल को गुजराती कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। इसके अलावा धर्मपाल को राज त्रियापति भी कहा जाता है। राज त्रियापति भी कहा जाता है। ये सब उनका उपाधि है। ये धर्मपाल की उपलब्धि निम्न प्रकार के हैं। मतलब जो धर्मपाल की जो उपलब्धि है, अब आप लोगों इसका परिचय खत्म हो गया, अब उसका उपलब्धि को जरा देखिए। ठीक है, धर्मपाल की उपलब्धि में सबसे पहला आता है पाल साम्राज्य का स्थापना। पाल साम्राज्य का स्थापना कैसे की थी? ठीक है, देखिए पाल वंश का शासक पूर्वी भारत पर 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक गोपाल रहा। इसने ही पाल वंश की स्थापना और 750 ईस्वी में की थी। उसका पुत्र धर्मपाल इस वंश का पहला महान शासक हुआ। इसके ही समय में पाल वंश का विस्तार हुआ और इसी के समय में कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये तो हम आप लोगों को सब समझा दिए। पाल वंश का अब साम्राज्य का स्थापना था, परिचय खत्म हो गया। अब उसका उपलब्धि में पहला पॉइंट खत्म हो गया, पाल साम्राज्य का स्थापना। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा है कन्नौज पर अधिकार। कन्नौज पर अधिकार, ठीक है, इन तीन राज्य वंशों के बीच कन्नौज का नियंत्रण के लिए हुए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के में जाना जाता है। तो आपको बताए थे पाल वंश का और प्रतिहार वंश और राजपूत वंश तीनों मिलकर त्रिपक्षीय संघर्ष किए थे। ठीक है, और कन्नौज के लिए दोनों धर्मपाल राजा और प्रतिहार राजा वत्सराज एक दूसरे से खिलाफ भिड़ गए थे। मतलब तीनों राजा मिलकर भिड़े थे और प्रतिहार राजा वत्सराज विजय हुई, लेकिन उन्होंने राजपूत राजा ध्रुव प्रथम से हारकर सामना करना पड़ा था। मतलब लास्ट में किसका विजय होता? वत्सराज राज का विजय होता। ठीक है, ये था उपलब्धि, ये धर्मपाल का पहला दूसरा उपलब्धि। तीसरा उपलब्धि है साम्राज्य का विस्तार किया था। कैसे किया था? देखिए धर्मपाल का साम्राज्य 3 भागों में बांटा हुआ था। वो पहला था बंगाल और बिहार उसके प्रत्यक्ष अधिकार में थे। ठीक है, कन्नौज पर राज्य उसके अधीन था क्योंकि वहाँ उसने शासक नियुक्त किया था। पंजाब, राजपूताना, मालवा और बरार के शासक उनकी प्रभुता मानते थे। ठीक है,
ये धर्मपाल ने 40 वर्ष तक शासन किया था। कहाँ कब तक किया था? 780 से लेकर 820 वर्ष तक वह शासन किया था। अब देखिए धर्मपाल का धार्मिक नीति, ठीक है। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था, मतलब वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसने काफ़ी मठ और बौद्ध विहार बनवाए, ठीक ना। और धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था और उसके लेखों से उसे परम स्वागत कहा गया, ठीक है। ठीक है, ये उपलब्धि था। 4 उपलब्धि हम धर्मपाल का आप लोगों के सामने समक्ष रख दिए हैं। आप लोग चारों पढ़ लीजिएगा। परिचय इतना बड़ा था, जितना परिचय लिखे उतना आप लोग लिख दीजिएगा। आप लोगों को इस टाइप लिखिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो आप लोगों को खुद से लिखना है और कमेंट करके हमें इतना जितना बताएं उससे पिन करना है, और हम उसमें सुधार करके आप लोगों को फिर से बता देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए